वेलकम टू ज़यान चर्च क्लासेस। तो आज से मैं एक एकेडमिक सीरीज़ शुरू कर रहा हूँ जिसके अंदर मैं 9th पढ़ाऊँगा, पूरी 10th पढ़ाऊँगा और 11th एंट्रेंस की भी उसके अंदर क्लासेस दूंगा आपको, क्योंकि आप लोगों को पता है अगर आप लोगों को रशियन पढ़नी है तो आपको एमयू में एडमिशन लेना पड़ेगा अगर सेंट्रल से पढ़ना चाहते हो तो, वरना तो कोई बात ही नहीं है। ठीक है, तो ये इसलिए क्योंकि एमयू एंट्रेंस आसान नहीं होता, उसको निकालने के लिए ये सीरीज़ है पूरी। इसके अंदर मैं आपको पूरी 9th पढ़ाऊँगा, पूरी 10th पढ़ाऊँगा और 11th एंट्रेंस की तैयारी करवाऊँगा। तो ये सीरीज़ बहुत लंबी होने वाली है, तो कुर्सी की पेटी बांध लो, एक नोटबुक निकाल लो, एक पेन निकाल लो, नोट्स हम बनाएंगे तमीज़ वाले और बढ़िया वाले, ठीक है, और हर चीज़ को समझ समझ के करेंगे। ओके, सो लेट्स गेट टू वर्क। आज हम पढ़ने जा रहे हैं मैटर्स इन आवर सराउंडिंग। ओके, ये हमारा क्लास 9th का चैप्टर 1 सब्जेक्ट है हमारा साइंस। ओके, मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। तो आप लोगों ने नोटबुक तो निकाल ही ली होगी, तो जल्दी से हेडिंग डाल लीजिए आज की, चैप्टर नंबर 1 मैटर इन आवर सराउंडिंग। डाल लिया आपने हेडिंग? ओके, क्या है चैप्टर का नाम? मैटर इन आवर सराउंडिंग। क्या समझती हैं आप मैटर से? व्हाट इज मैटर? मैटर होता क्या है? अच्छा, क्या व्हाट इज मैटर? फिजिकल ऑब्जेक्ट। क्या फिजिकल ऑब्जेक्ट? क्या डेफिनेशन क्या होती है मैटर की? आप लोगों को पता है? इसको तो पता नहीं है। हाँ भाई, बताइए। मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। मैटर जो होता है, ठीक है, मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स। व्हाट इज मैटर? मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स। और जो ये मैटर होता है ये हमारी 3 स्टेट्स में पाया जाता है। ठीक है, कौन कौन सी स्टेट्स होती हैं वो कमेंट में बताओ मुझे जल्दी से। कौन कौन सी स्टेट्स होती है मैटर की? जल्दी से बताओ। हाँ भाई, आप बताइए कौन कौन सी स्टेट्स होती है मैटर की और कितनी होती हैं? 3 होती हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। अब इन्होंने हमें बताया कि मैटर हमारा 3 तरीके का होता है। ठीक है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। ठीक है, तो अब ये सॉलिड क्या है, ये लिक्विड क्या है और ये गैस क्या है? क्या होती हैं ये चीजें? होता क्या है ये? क्या होता है? व्हाट इज अ सॉलिड? सबसे पहला सवाल, सॉलिड को आप डिफाइन किस तरीके से कर सकती है? हार्ड सब्सटेंस होता है। अभी हमने बोला मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, तो जो उसका डिफरेंशिएशन होगा वो भी पार्टिकल्स के ऊपर ही होगा। ये यानी कि ये कहना चाह रही हैं जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है पार्टिकल्स का वो सॉलिड्स के अंदर मैक्सिमम होता है, लिक्विड्स के अंदर उससे कम होता है और गैसेस के अंदर बहुत ही ज्यादा कम होता है। ठीक है, इसलिए ये जो कैटेगरीज हैं सॉलिड, लिक्विड और गैस, इनको आप अलग अलग तरीके से बता सकते हैं सिर्फ और सिर्फ इनके पार्टिकल्स के बारे में बताकर। अब बात करते हैं कि क्या हम सॉलिड का शेप बदल सकते हैं, लिक्विड का शेप बदल सकते हैं या गैस का शेप बदल सकते हैं? यानी कि मैं कहना चाहता हूं आपसे, मुझे प्रॉपर्टीज बताइए इन सब की, इन सारे टाइप्स ऑफ मैटर्स की। व्हाट आर द प्रॉपर्टीज? ईच एक एक को डिफाइन कीजिए। सॉलिड की प्रॉपर्टीज ये होती हैं, लिक्विड की प्रॉपर्टीज ये होती हैं और गैस की प्रॉपर्टीज ये होती हैं। मैंने अभी बताया सॉलिड के अंदर मैक्सिमम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा पार्टिकल्स का, लिक्विड के अंदर उससे कम होगा और गैस के अंदर उससे कम होगा। अब सुनते हैं ये क्या कहती हैं, अब इनकी जुबानी सुनते हैं। हाँ बताइए, व्हाट इज अ सॉलिड? सॉलिड रिजिड होता है, रिजिडिटी उसमें हाई होती है। जोर से बोलिए, बुलंद आवाज से बोलिए, मुंह में दही तो जम नहीं रहा आपके। बताइए।
सॉलिड में रिजिडिटी ज़्यादा होती है उसकी, फ्लूइडिटी नहीं होती उसका, और इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बहुत ही कम होती है, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से ज़्यादा होता है उसमें, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से ज़्यादा होता है। और लिक्विड के बारे में बताइए, लिक्विड फ्लूइड क्या बताया आपने सॉलिड के बारे में? रिजिडिटी होती है उसमें, rigid होता है, रिजिडिटी और वो फ्लूइडिटी नहीं होती उसमें बिल्कुल, फ्लूइडिटी नहीं होती, और वो उसमें पार्टिकल बहुत पास होते, वो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बहुत कम होती है, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बहुत कम होती है, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होता है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होता है, और जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत टाइटली पैक्ड होते हैं। हाँ, टाइटली ठीक पैक्ड है, होते हैं। वो तो कॉमन सी बात है। जब इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस नहीं है तो इसका मतलब है कि पार्टिकल्स बहुत ज्यादा टाइटली पैक्ड है। अब बात आती है कि अब लिक्विड में पूछते हैं इनसे, लिक्विड, व्हाट इज अ लिक्विड? लिक्विड के बारे में बताइए। उसमें फ्लूइडिटी होती है, और वो रिजिड नहीं होता, उसकी इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस मीडियम होती है, ना ज़्यादा होती है ना कम होती है, और इजीली शेप बदल सकते हैं उसका, मतलब किसी में भी कर दें तो वो शेप का हो जाता है। तो चलिए अब नोट्स बनाते हैं, ठीक है, तमीज से। मैं डिक्टेट करूंगा और तमीज से नोट डाउन कीजिए, ठीक है, और मैं साथ साथ समझाता हुआ भी चलूंगा। हम स्मार्ट तरीके से चैप्टर को समझेंगे, अपने दिमाग के अंदर उसको फीड करेंगे तमीज से, ठीक है। तो नोट्स बनाइए। सबसे पहला हमारा आज का नोट है, क्या था मेरा सबसे पहला सवाल, क्या था? मैटर इज मैटर, मतलब मैटर क्या होता है, और लिखिए पहला नोट, नोट इट डाउन। मैटर, सब हेडिंग हमारी मैटर। अब उसके अंदर लिखिए सबसे पहला हमारा जो कीवर्ड है वो हमने लिखा है मैटर। मैटर के अंदर लिखिए मैटर क्या है? मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स। व्हाट? मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स। जो हमारा मैटर होता है वो बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना हुआ होता है, ठीक है। क्या? मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स, टाइनी पार्टिकल्स। ओके, कर लिया आपने नोट डाउन? दूसरी बात मैंने आपको क्या बताई? प्रॉपर्टी, मतलब 3 स्टेट होती है मैटर की, 3 स्टेट कि मैटर हमारा एग्जिस्ट कितनी फॉर्म में करता है, ठीक है। हमारा जो मैटर होता है वो कितनी फॉर्म में एग्जिस्ट करता है? पहली होती है हमारी सॉलिड, दूसरा होता है हमारा लिक्विड, तीसरा होता है हमारा गैस, ठीक है। अब मैं डिक्टेट कर रहा हूं और इसको लिखो, ठीक है। चलिए लिखिए, मैटर अराउंड अस exist in 3 states. Number 1, solids, liquid, और तीसरा कौन सा था हमारा? गैस। तो मैटर, क्या लिखा आपने? मैटर अराउंड एग्जिस्ट इन 3 स्टेट्स, सॉलिड, लिक्विड, गैस। चलो नेक्स्ट पॉइंट लिखो। नेक्स्ट पॉइंट क्या होना, क्या बताया था मैंने आपको? पहले मैटर बताया, उसके बाद उसकी स्टेट्स बताई, तीसरी बात क्या होगी? उसकी प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज के लिए एक ही सेंटेंस में खत्म करते हैं, इस बात को लिखिए। द force of attraction, the forces of attraction between the particles are maximum इन सॉलिड्स। पहली बात इसके अंदर हमें क्या ध्यान रखनी है? सॉलिड्स के अंदर हमारा जो
फोर्स और रहता है पार्टिकल्स के बीच में वो मैक्सिमम रहता है। दूसरी बात क्या? उससे मीडियम रहता है लिक्विड में, उससे कम, सॉलिड से कम मीडियम में, लिक्विड में। मैक्सिमम इन सॉलिड्स कॉमा इंटरमीडिएट INTERMEDIATE इंटरमीडिएट इन लिक्विड्स, यानी कि लिक्विड्स के अंदर उसको हम जिसमें डालेंगे वो उसका शेप ले लेगा, ठीक है। यानी कि उसके जो पार्टिकल्स हैं वो उतनी ज्यादा टाइटली पैक्ड नहीं है जितने ज्यादा वो सॉलिड्स में थे, ठीक है। अब यहाँ पे आपने देखा मैक्सिमम से हम इंटरमीडिएट पर आ गए, अब यहाँ पर हम लिक्विड में आ गए। अब हमारी तीसरी स्टेट क्या थी? हमारी तीसरी स्टेट थी गैस। अब गैस क्या है? गैस के अंदर क्या होगा? मिनिमम एंड मिनिमम इन गैस एंड मिनिमम इन गैसेस, ओके। तो क्या था? मैक्सिमम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन बिटवीन पार्टिकल्स इन सॉलिड्स, इंटरमीडिएट फोर्स बिटवीन पार्टिकल्स इन लिक्विड्स, मिनिमम फोर्स बिटवीन पार्टिकल्स गैसेस। सिंपल, मैक्सिमम, इंटरमीडिएट और मिनिमम, ओके। तो ये तीन तरीके से आप उसको डिफाइन कर सकते हैं पार्टिकल्स कैसे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है पार्टिकल्स के बीच में, उससे आप डिफरेंशिएट करिए कि क्या क्या किस में है मैटर। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बाद दूसरी प्रॉपर्टी है हमारी स्पेस। कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस होगा वो हमारा उसके हिसाब से हम डिफरेंशिएट होगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के हिसाब से क्या था? सॉलिड में मैक्सिमम, लिक्विड में इंटरमीडिएट और गैसेस में मिनिमम। अब इसी तरीके से अब बात आती है स्पेस ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के ऊपर। अब लिखिए आप लोग भी, द स्पेसेस इन बिटवीन द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स। क्या लिखा? The spaces between the constituent particles and kinetic energy of the particles. अब यहाँ पे उल्टा होगा, क्या होगा? एग्जैक्टली देख रहे हो, इतनी भी बुरी नहीं है लड़की पढ़ने में। तो फिर क्या लिखा आपने? रिपीट करो। The spaces in between the constituent particles and the kinetic energy of the particles are maximum in gases. क्या था पहले? क्या था? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में क्या था? सॉलिड में मैक्सिमम। तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा? काइनेटिक एनर्जी वाले पोर्शन के अंदर वो मिनिमम हो जाएगा। मिनिमम इन सॉलिड्स, लिखिए, मिनिमम इन सॉलिड्स, मिनिमम in the case of solids, these are cases bro। लिख लिया? क्या लिखा आपने? Minimum in the case of solid. The spaces in between the constituent particles and kinetic energy of the particles are minimum in the case of solids, intermediate in the case of liquids, and maximum in the cases of gases. Okay, are you getting my point? Next property is arrangement of particles। के particles कैसे अरेंज्ड हैं हर एक स्टेट के अंदर मैटर की, हम उसके बारे में बात करेंगे अब, ठीक है। तो लिखिए, the arrangement of particles is most ordered in the case of solids। अब दूसरी बात इसी के अंदर अरेंजमेंट के अंदर बात कर रहे हैं हम, इसी के अंदर अरेंजमेंट के अंदर दूसरी बात होगी अब लिक्विड के बारे में। क्या हो सकता है? जब सॉलिड में बिल्कुल ऑर्डर्ड हैं पार्टिकल्स, स्लिप हो सकते हैं लिक्विड में, तो लिक्विड के अंदर वो स्लिप हो जाते हैं, ठीक है, वो फिसल जाते हैं, समझे?
तो लिखिए द अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स इन द केस ऑफ लिक्विड्स कैन स्लिप एंड स्लाइड ओवर ईच अदर। क्या समझ में आया इससे? एक दूसरे में स्लिप हो सकते हैं, मतलब मिक्स हो सकते हैं, पार्टिकल की स्लिप हो सकती है। पार्टिकल्स लिक्विड के अंदर जो अरेंजमेंट होता है पार्टिकल्स का, वो इतना ज्यादा इतना ज्यादा ऑर्डर में नहीं होता। एग्जैक्टली तो सॉलिड के अंदर बहुत ज्यादा ऑर्डर्ड था, लेकिन अब जो अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स है हमारा लिक्विड के अंदर, वो इतना ज्यादा ऑर्डर्ड नहीं होता। उसके अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं हमारे, वो स्लिप हो जाते हैं, ठीक है, और एक दूसरे के ऊपर आ जाते हैं, ओवरलैप भी कर देते हैं, ठीक है। है मेरी बात समझ में आपको? हाँ भाई, आपको समझ में आई मेरी बात? अब लिखिए लास्ट बात अब किसके बारे में होगी? द अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स इन द केस ऑफ गैसेस। क्या होगा? द अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स इन द केस ऑफ गैसेस। गैसेस में कोई ऑर्डर नहीं होता, नो ऑर्डर, वो कोई ऑर्डर नहीं मानते, ठीक है। गैसेस के जो पार्टिकल्स होते हैं वो कोई ऑर्डर ही नहीं मानते अरेंजमेंट का, ठीक है। तो क्या लिखा आपने? द अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स इन गैसेस, इन द केस ऑफ गैसेस, द अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स इन द केस ऑफ गैसेस हैव नो ऑर्डर। पार्टिकल जस्ट मूव रैंडमली। कोई इधर जा रहा है, कोई उधर जा रहा है, कोई ऊपर जा रहा है, कोई नीचे जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, कोई उधर जा रहा है। गैसेस में ये चलता है, कोई ऑर्डर नहीं होता, बस वो रैंडमली मूव करते रहते हैं, ठीक है। क्लियर? कोई सवाल अब तक? नहीं। एनी क्वेश्चंस? नो। ये जो स्टेट्स होती हैं मैटर की, क्या हम इनको बदल सकते हैं? क्या हम सॉलिड से लिक्विड में जा सकते हैं, लिक्विड से गैस में जा सकते हैं, गैस से सॉलिड में आ सकते हैं, सॉलिड से लिक्विड में जा सकते हैं? क्या हम कर सकते हैं ये? इज दिस पॉसिबल? यस। तो इसके लिए कुछ अलग अलग वो भी होते होंगे। ओ माय गॉड, देयर आर मेथड्स। तो पढ़े लिखे लोग तो लिखिए फिर। अब हम बात करेंगे कि मैटर की जो स्टेट है वो कैसे बदलती है, कैसे इंटरचेंज होती हैं चीजें। अब देखिए, आप लिखिए, लिखते रहिए। हर लेक्चर के अंदर बेहतरीन करके नोट्स दूंगा, उनको अच्छे तरीके से समझाऊंगा, आपके दिमाग में उनको प्रिंट कराऊंगा, ठीक है। और एग्जाम्स बहुत शानदार जाने वाले हैं आप लोगों के। क्योंकि मैंने अब एकेडमिक्स शुरू कर दिया है। काफ़ी मेरे पास रिक्वेस्ट आई थी, सर पढ़ा दिए एकेडमिक्स, पढ़ा दीजिए। तो मैं बच्चों का भला कर दिया जाए थोड़ा सा, तो अब भला कर रहा हूं तो करा लो, पढ़ लो चुपचाप से। जितना बोला है, जितना समझाया, दिमाग से निकलना नहीं चाहिए अब कभी। और निकले तो इसीलिए वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ कि इसको देखो, एक बार नहीं 50 बार देखो। नहीं आ रही समझ में तो 50 बार इसको पीछे कर करके देखो, है बस समझ में। लेकिन ये फ्री नॉलेज है, उसका इस्तेमाल करो ढंग से। कोचिंग्स में पैसा बर्बाद करने से कुछ नहीं होगा। जब तक यहाँ पे कुछ नहीं आएगा ना, कुछ नहीं होगा मेरे भाई, समझो इस बात को। चलो लिखिए, द स्टेट्स ऑफ मैटर are interconvertible. The states of matter are interconvertible. Interconvertible का मतलब समझ रहे हैं यहाँ पे वो अंदरूनी खाने से भी बदल सकते हैं। अब सवाल उठता है कि कैसे?
कैसे आप एक सॉलिड को लिक्विड कर सकते हैं, एक लिक्विड को गैस कर सकते हैं, कैसे? हाउ द स्टेट्स ऑफ मैटर कैन बी चेंज्ड बाय चेंजिंग इन टेम्परेचर एंड प्रेशर। द टेम्परेचर और प्रेशर। सिर्फ इतनी सी बात, और इतना सा भी लॉजिक नहीं लगाया किसी ने भी कि अगर जैसे कि सॉलिड में अगर मैं लेता हूं बर्फ, अब एक बर्फ सॉलिड है, ठीक है, सॉलिड बर्फ है ये, ठीक है, अब ये सॉलिड बर्फ पानी कैसे होगी? टेम्परेचर चेंज होता है। जब इसमें हीट एनर्जी दी, नेचुरल हीट से ये पिघलेगी, तब ये लिक्विड में चेंज होगा कि नहीं होगा? अब ये जो लिक्विड बन गया यहाँ पे, अब ये हवा में कैसे जाएगा? मतलब कि हीटिंग मिलेगी टेम्परेचर में। समझ रहे हैं आप? सॉलिड बर्फ थी, बर्फ पिघलकर पानी हुई, पानी भाप कैसे बनेगा? वही टेम्परेचर इंक्रीज से, टेम्परेचर इंक्रीज से वही बर्फ पानी हुई थी, और टेम्परेचर इंक्रीज से वही पानी भाप बन के उड़ जाएगा आसमान में। समझ रहे हो मेरी बात? समझना आपको पड़ेगा, क्योंकि आपको एग्जाम्स देने हैं और इसके अंदर भी तो कुछ होना चाहिए मेरे भाई। ऑनलाइन क्लासेस में तो पास तो सब हो रहे हैं, ठीक है, लेकिन सबका ये एरिया खाली पड़ा है। समझ रहे हैं आप? आपने सुना है सब्लिमेशन के बारे में? व्हाट इज सब्लिमेशन? व्हाट इज सब्लिमेशन? आंसर नीचे लिख के बताइए अगर किसी को पता है तो। सॉलिड से डायरेक्ट गैस में जाता है। सॉलिड से डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो जाता है, तो कैसे सॉलिड में? कैम्फर का एग्जांपल, टेफ्लॉन। सब्लिमेशन हमारा वो प्रोसेस होता है जब एक सॉलिड डायरेक्टली गैसियस बन जाता है, ठीक है, लिक्विड बने बिना। सॉलिड गैस बनेगा बिना लिक्विड बने, तो वो प्रोसेस कहलाता है हमारा सब्लिमेशन। अभी बताया, पूरा पूरा समझाया, इंग्लिश में नहीं बता सकते। Sublimation is the change of solid directly into gas without changing in liquid form, gaseous form. तालियां बनती हैं। Sublimation is the change of solid state directly to gaseous state without going through liquid state. Sublimation is the change of solid state directly to gaseous state without going through liquid state. This is called sublimation. Sublimation हमारी वो प्रक्रिया होती है जिसके अंदर हमारा जो सॉलिड होता है वो डायरेक्टली गैसियस स्टेट में पहुंच जाता है बिना लिक्विड स्टेट बने। क्लियर? अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। अब क्या आना चाहिए आपके हिसाब से मैटर के इस टॉपिक के अंदर? सब्लिमेशन हम तक आ गए, हमने सारी प्रॉपर्टीज कवर कर ली, ठीक है, हम मैटर पढ़ लिया, हमने मैटर की स्टेट्स पढ़ ली, मैटर को हमने अलग अलग तरीके डिवाइड कर दिया, उनको प्रॉपर्टीज, उनके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन देख लिया, उनके पार्टिकल्स का अरेंजमेंट देख लिया, उनकी काइनेटिक एनर्जी में मूवमेंट देख लिया, और अब मैंने आपको सब्लिमेशन बता दिया। सब्लिमेशन के बाद अब हमारा कितना टॉपिक होगा? हमने कितने टॉपिक कवर करे इसके अंदर? पहला हमारा मैटर कवर करा हमने, दूसरा हमने क्या कवर करा? उसकी स्टेट्स कवर करी, उसके बाद हर स्टेट को अलग अलग दिखाया, पहले फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उनका, उनकी प्रॉपर्टीज बताई, फिर वो क्या चेंज होता है वो मैटर। अब चेंजेस पे बात चल रही है। क्या? अब जो बात आई है हमारी वो आई है कि अब ये जो मैटर है ये बदलेगा कैसे? मैंने आपको जैसे कि बता दिया, मैटर हमारा इंटर कन्वर्टेबल होता है। क्या क्या होता है हमारा मैटर? इंटर कन्वर्टेबल।
वो सॉलिड से डायरेक्टली गैस भी आ सकता है। किस तरीके से? सब्लिमेशन। एग्जैक्टली। तो मैं ऐसे ही क्वेश्चंस पुट अप करता रहूंगा बीच में, क्योंकि इसमें कुछ बैठा लेना है। ठीक है, तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट हमारा क्या होना चाहिए? क्या सब्लिमेशन आ गया, सॉलिड से गैस पहुंच गए हम। अब है हमारा नेक्स्ट प्रोसेस जिसके बारे में हम बात करेंगे, वो है हमारा डिपोजिशन। डिपोजिशन, DEPOSITION, डिपोजिशन। आइए अब जानते हैं हमारे स्टूडेंट से कि डिपोजिशन क्या होता है। ठीक है, चलिए, व्हाट इज डिपोजिशन? और अगर आप लोगों को पता है तो नीचे कमेंट कीजिए। शी इज सेइंग, इन्होंने पहली बार सुना है नाम डिपोजिशन का। देखो, मैं आप लोगों को नॉलेज दे रहा हूं बहुत शानदार, तमीज से सुनो। अभी सब्लिमेशन बताया मैंने कि सॉलिड से डायरेक्टली गैस हो जाता है। डिपोजिशन हमारा वो प्रक्रिया होती है जिसके अंदर जो हमारा गैस होती है वो डायरेक्टली सॉलिड में कन्वर्ट हो जाती है। इस प्रोसेस को बोलते हैं हम डिपोजिशन। समझे? सब्लिमेशन का उल्टा होता है डिपोजिशन। गेट इट? गेट इट? सुना नहीं था आपने टर्म? सुना तो नाम चेंज। ओ माय गॉड, दिस इज सो सीरियस। बच्चे भी पागल हो जाते हैं। हाँ, क्या लिखेंगी फिर इसकी डेफिनेशन? समझ में आ गया ना डिपोजिशन? चलो अब इसका पॉइंट लिखो नीचे, नोट इट डाउन। देखिए, डिपोजिशन इज द चेंज ऑफ गैसियस स्टेट। डिपोजिशन इज द चेंज ऑफ गैसियस स्टेट डायरेक्टली टू सॉलिड स्टेट। एग्जैक्टली। डिपोजिशन is the change of gaseous state directly to solid state. आगे आगे, Without changing liquid without going through. Without going through solid liquid state. Exactly. So क्या proper definition हुई? Deposition is the change of gaseous state directly to the solid state without going through liquid state. Got it? चेंजेस में अब बात चल रही है। चेंजेस के अंदर हमने सब्लिमेशन कवर कर लिया, दूसरी चीज हमने डिपोजिशन कवर कर ली, तीसरी चीज अब क्या होगा? अब बात होगी बॉइलिंग के बारे में। तो सवाल उठता है, व्हाट इज बॉइलिंग? 100 डिग्री सेल्सियस। चलिए, 100 डिग्री सेल्सियस बोला है इन्होंने। हाँ, बॉइलिंग लिखिए। बॉइलिंग इज अ बल्क। बल्क फिनोमेना। बॉइलिंग इज अ बल्क फिनोमेना। क्या पढ़ के आए? आपसे भी कह रहा हूं, ऑनलाइन पढ़ा है। देख रहे हो, ऑनलाइन पढ़ा है इन्होंने। किताबें तो बेच के खा गए सब। बॉइलिंग इज अ बल्क फिनोमिनन देखिए, बॉइलिंग इज अ bulk phenomena. Particles
फ्रॉम द बल्क ऑफ द लिक्विड। पानी ये भी थोड़ी ना कि थोड़ा सा हल्का सा एक कप पानी डाला उसी को उबाल लें, नहीं, पानी भी बहुत सारा चाहिए होता है वेपोरेशन करने के लिए। एक कप पानी लेकर उस पर वेपोरेशन कर रहे हैं। हंस रहा हूं अभी। पार्टिकल फ्रॉम द बल्क, हाँ, लिक्विड, particles of the bulk liquid change into, किस में चेंज होगा? गैस, वेपर स्टेट, हाँ वेपर, भाप की शक्ल में बदल जाएगा वो। समझ रहे हैं आप? क्या लिखा आपने? boiling is a bulk phenomena. Particles from the bulk liquid change into vapor state. Boiling is a bulk phenomena. Particles of the bulk liquid change into Vapor state. vapor state. Now you are talking. अब भी तो कुछ जवाब आ रहे हैं, थोड़ा अच्छा लग रहा है। ऐसा बुद्ध बन के बैठने से कोई फायदा नहीं होता बेटा। मालूम है ऑनलाइन पढ़े हुए हैं आप लोग, दिख रहा है कितना ऑनलाइन पढ़े हैं, तो अच्छा लग रहा है। अब बात करते हैं इवेपोरेशन के बारे में, ठीक है। सब्लिमेशन के बाद क्या करा था हमने? डिपोजिशन के बाद हमने Boiling, इवेपोरेशन। वो एक पार्ट है, उसके होते होते इवेपोरेशन स्टार्ट होता है। जैसे एक जनरेटर स्टार्ट होता है ना, तक तक तक, उसी तरीके से। लेकिन बस यहाँ पे आवाज नहीं होती, यहाँ पे सिर्फ सुलगती हैं चीजें, यानी कि उबलता है पानी, जिसको हम कहते हैं बॉइलिंग। तो अब इवेपोरेशन के अंदर लिखिए आप लोग, इवेपोरेशन इज द वो तो बेटा आप, मैंने पता है, आई नो। evaporation is the surface phenomena. Evaporation is the surface phenomena. Particles from the surface gain energy. What? Evaporation is a surface phenomena. Particles from the surface gain energy. Particles From the surface gain energy. आगे आगे And evaporation is a surface phenomena. लिखो, evaporation is the surface phenomenon. Particles from the surface gain enough energy to overcome देख लिया? हाँ. क्या लिखा? Evaporation is the surface phenomena. Particles from the surface gain enough energy to overcome. क्या ओवरकम करते हैं वो? क्या क्या जरूरत पड़ती है उनको ओवरकम करने की, कि उनको उस चीज से आगे निकलना है? क्या किस चीज को तोड़ना चाहती हैं वो वहां पर? दूसरे पार्टिकल से ऊपर जाके उड़ जाते हैं. वो एनर्जी, जो पार्टिकल्स एनर्जी गेन कर रहे हैं, वो किस चीज को ओवरकम करना चाहते हैं? दूसरे पार्टिकल. जिन्हें हीट एनर्जी नहीं मिली उनसे ऊपर आके एनर्जी देते हैं.
जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है ना पार्टिकल्स में, उसको ओवरकम करना चाहते हैं ताकि उस स्टेट से वो फ्री हो सके और दूसरी स्टेट में जा सके। क्लियर? क्या कहां तक लिखा? To overcome. Evaporation is a surface phenomena. Particles from the surface gain energy to overcome the forces of attraction. कब से समझा रहा हूं? The forces of attraction. शुरुआत, पहली प्रॉपर्टी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये नहीं तो कोई स्टेट नहीं। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, हर स्टेट में होगा, किसी में मैक्सिमम होगा, किसी में मिनिमम होगा, किसी में इंटरमीडिएट होगा। बता चुका हूं पहले ही, ठीक है? Overcome the force of attraction. What? Evaporation is the surface phenomena. Particles from the surface gain energy to overcome the force of attraction. फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इवेपोरेशन कौन सी स्टेट में होता है? किसके लिए किया जाता है? Liquid state. तो क्या लिखोगी उसके अंदर? आ गया? गैस स्टेट। अपने लिक्विड से गैस में जाने के लिए। Evaporation is a surface phenomena. Particles from the surface gain enough energy to overcome the forces of attraction present in liquid. How dumb. तो लिखिए, evaporation is a surface phenomena. Particles from the surface gain enough energy to overcome the force of attraction between the particles of liquid which will change into the vapor state. मैं हर बार बोलूंगा, हर बार अलग ही निकलेगा मेरे मुंह से, तो एक बार मैंने लिखा दिया तो उसको अपने हिसाब से लिख दीजिए, ठीक है? क्लियर? अब नेक्स्ट चैप्टर खत्म होने वाला है, ज्यादा इतना वो नहीं, चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा और चैप्टर कंप्लीट होने के बाद आपको लगेगा कि हाँ यार यहाँ पर कुछ आया, ठीक है? आपको लगेगा, है ना? लग रहा है, अभी सही लग रहा है कि हाँ यार ये सब तो चीजें सुनी सुनी सी लग रही है ना, बस पता नहीं है क्या है ना? चलिए क्या नेक्स्ट लिखते हैं आप। अब नेक्स्ट बात होगी कि जो हमारा इवेपोरेशन होता है उसके रेट के बारे में बात होगी आप, ठीक है? तो लिखिए पहले, फिर मैं समझाता हूँ। जल्दी से इसको लिखिए। गर्मी पड़ रही है, हम भी जाएं और आप भी जाओ, एंजॉय करो, इतना लेक्चर काफी है। सरफेस एरिया पे डिपेंड होता है ना। लिखिए, द रेट ऑफ इवेपोरेशन depends on the सरफेस एरिया। exactly surface area. The rate of evaporation depends upon the surface area exposed to the atmosphere. What? The rate of evaporation depends on the surface area exposed to the atmosphere. जो हमारा रेट होता है इवेपोरेशन का, वो डिपेंड करता है सरफेस एरिया। जो सरफेस एरिया है एटमॉस्फेयर में दिख रहा है, जितना ज्यादा वो सरफेस एरिया हो उतना ज्यादा रेट पर इवेपोरेशन होगा, टेम्परेचर। ठीक है? अब बात करते हैं इसके अंदर और आगे कि और क्या पॉइंट्स हो सकते हैं रेट ऑफ इवेपोरेशन के अंदर। तो आपने हेडिंग डाली क्या? द रेट ऑफ इवेपोरेशन डिपेंड्स ऑन द सरफेस एरिया एक्सपोज टू द एटमॉस्फेयर। उसके बाद कॉमा लगाइए और उसके बाद दूसरी प्रॉपर्टी क्या थी? क्या जरूरी होता है इवेपोरेशन के लिए? क्या जरूरी होता है? टेम्परेचर। और क्या जरूरी होता है? और क्या जरूरी होता है?
जल्दी से क्या दिमाग पे जोर डालिए, मैं तो बता ही दूंगा। एटमॉस्फेयर होता है एकदम, ह्यूमिडिटी। एग्जैक्टली, ह्यूमिडिटी कॉमा टेम्परेचर कॉमा ह्यूमिडिटी। द रेट ऑफ इवेपोरेशन डिपेंड्स on the surface area. The rate of evaporation depends upon the surface area exposed to the atmosphere, comma the temperature, comma the humidity. Wind पे हवा की रफ्तार and the wind speed। तो रेट ऑफ इवेपोरेशन हमारा किन किन चीजों पर डिपेंड हुआ कि सरफेस एरिया एक्सपोज टू द एटमॉस्फेयर, टेम्परेचर, द ह्यूमिडिटी, स्पीड ऑफ विंड, द विंड स्पीड। क्लियर? दिस इज रेट ऑफ इवेपोरेशन। क्लियर? नाउ वी आर गोइंग टू मूव ऑन नेक्स्ट टॉपिक। तो हमने क्या क्या कवर किया, जल्दी से आप हमें बताइए क्या क्या पढ़ लिया हमने अब तक। मैटर की स्टेट्स, उसकी प्रॉपर्टीज, और चेंज के स्टेट में होता है, स्टेट का प्रोसेस, सब्लिमेशन, डिपोजिशन, एवापोरेशन। रेट ऑफ एवापोरेशन डिपेंड्स ऑन बॉइलिंग। क्या इवेपोरेशन से कूलिंग हो सकती है? होती है। हम जैसे नहा के आते हैं, हम बॉडी पार्टिकल्स होते हैं, उड़ जाते हैं, तो हमारा थोड़ा लिक्विड होता है, इसमें होती है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, जवाब मिले हैं। इवेपोरेशन कॉजेस कूलिंग। कॉमन सी बात है, बॉडी है, ठीक है, बॉडी से पसीना निकला। अब वो पसीना भाप बन के जब उड़ता है, हम हवा के सामने बैठते हैं, ठीक है, जब वो उड़ता है तब हमें ठंडा ठंडा लगता है ना। तो जब वो इवेपोरेट होता है, कोई भी चीज इवेपोरेट होगी, वो कूलिंग का इफेक्ट देगी। ये फैक्ट है, समझ लो आप इस बात को। इवेपोरेशन कॉजेज कूलिंग। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ये अच्छा टॉपिक है। आपने सुना होगा लेटेंट हीट के बारे में, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। हिडन हीट बोलते हैं उसको। व्हाट? हिडन हीट बोलते हैं हिडन हीट बोलते हैं उसको। चलिए लिख लीजिए, फिर मैं बताता हूं। लिखें, नोट करें। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन इज द हीट एनर्जी required to change क्या चेंज होगा? स्टेट चेंज होगा, क्या होगा? क्या चेंज होगा? What will be the change? लिक्विड स्टेट में The latent heat of vaporization is the heat energy required to change. Note it down clearly. One state to another state. latent heat of vaporization is the heat energy required to change 1 kg of liquid. 1 kg of liquid to gas at atmospheric pressure at its boiling point.
क्या है आपकी समझ में? लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन हमारी वो हीट एनर्जी होती है। 1 किलो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन हमारी वो हीट एनर्जी होती है जो हमें 1 किलो लिक्विड को गैस गैस में बदलने के लिए चाहिए होती है, और जो उसका एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है वो उसके बॉइलिंग पॉइंट के बराबर होता है। समझे? जो उसका एटमॉस्फेरिक प्रेशर रहेगा वो उसके बॉइलिंग पॉइंट के बराबर रहेगा। तो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन के बारे में अब हम यहाँ पर बात करें, ठीक है? तो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन हमारी वो हीट होती है जो हमें 1 kg ऑफ लिक्विड को गैस में चेंज करने के लिए चाहिए होती है, ठीक है? समझे? ये होती है हमारी लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। क्लियर? कंफ्यूज मत करो खुद को एटमॉस्फेरिक प्रेशर बॉइलिंग पॉइंट में डाल के, सिर्फ मोटी मोटी बात दिमाग में डाल लो। 1 किलो पानी को भाप बनाना है तो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन होता है प्रोसेस में, ठीक है? जो हीट एनर्जी चाहिए होती है उसको बोला जाता है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। क्लियर? 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 सबकी समझ में आ गया? अब एक तरीके की हीट और होती है जिसको बोला जाता है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ये क्या होती है? व्हाट इज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन? सवाल आपके लिए और हमारे स्टूडेंट्स के लिए। सॉलिड से लिक्विड में आने के लिए जो यूज होती है। लास्ट टॉपिक है ये इस चैप्टर का। समझ रहे हैं आप? हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा पूरा। समझ रहे हैं आप? और आपका दिमाग भर चुका है अब नॉलेज से। मजे कीजिए आप। अब ऐसे ही मैं समझाऊंगा, टेंशन नहीं लेने का। मस्त पेपर देंगे, मस्त एंट्रेंस निकालेंगे, मजे से पढ़ेंगे। हाँ, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन आपने सही बताया कि जैसे कि अभी हमने लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन पढ़ा था, अभी इसी तरीके से दूसरी लेटेंट हीट होती है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो ये क्या होता है? लिखिए इसको, नोट इट डाउन। तो जो हमारा होता है, लिखिए इसके अंदर, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन is the amount of heat energy. Latent heat of fusion is the amount of heat energy required to change the solid into liquid. 1 kg of solid? Exactly. Latent heat of fusion is the heat energy required to change 1 kg 1 kg of solid into liquid at atmospheric pressure and its boiling point. at its melting point. Melting point. वहां क्या था? बॉइलिंग पॉइंट था उसका एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे। यहाँ पे क्या है? Melting point. मेल्टिंग पॉइंट। चैप्टर हमारा खत्म। समझ रहे हैं आप? और दिखाइए क्या नोट्स बनाए आपने। पेन दीजिए, चेक करें हम। चैप्टर समझ में आ गया पूरा? सवाल? No. मैं क्वेश्चंस दे रहा हूं आपको, नोट डाउन कर लीजिएगा उनको। Rate of evaporation depends on Surface area,
टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, विंड स्पीड। व्हाट इज द डेट टुडे? 1 1st of July. रिमेम्बर 1st of July से एकेडमिक्स शुरू हो गई है हमारी। तो यहीं पर हमारा चैप्टर 1 रैप अप होता है ज़यान सर्स क्लासेस का। हमारा आज का ये पहला एपिसोड था एकेडमिक्स के लिए, ठीक है। तो हमारे चैप्टर का नाम था मैटर इन आवर सराउंडिंग्स, हमारे आसपास का मैटर, ठीक है। उसके बारे में ये पूरा चैप्टर था और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को पूरा अच्छे से समझ में आ गया होगा। जितना अच्छे से मैं समझा सकता था मैंने उतने अच्छे से समझाया, ठीक है। नोट्स आपने बना ही लिए होंगे, मैंने चेक भी कर दिए हैं नोट्स, और अगर आप चाहें तो मुझे, खैर मुझे तो पता ही नहीं चलेगा आपने बनाए नहीं बनाए, लेकिन फिर भी कमेंट कीजिए नीचे क्या समझ में आया, क्या नहीं आया, क्या चीज अच्छी लगी, क्या नहीं लगी, क्या परेशानी आई सामने, सब नीचे कमेंट्स में लिखिए। और मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के अंदर, ठीक है। और ये मत समझिएगा कि रशियन नहीं आएगी, साथ के साथ रशियन भी आएगी, क्योंकि मैंने आपको बताया एकेडमिक्स में क्यों पढ़ा रहा हूँ। सिर्फ एक रीजन है इसके पीछे, क्योंकि 9th पढ़ाऊंगा, पूरी 10th क्लास पढ़ाऊंगा, उसके बाद पूरा 11th एंट्रेंस की आपको तैयारी कराऊंगा, जिससे कि आप अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन ले सकें, जिससे कि आपके आगे की चीजें आसान हो सकें आपकी जिंदगी के लिए। क्योंकि सेंट्रल में एडमिशन लेने के लिए आपको टेस्ट क्रैक करना पड़ता है, और उस टेस्ट को क्रैक करने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत के साथ साथ आपको हमारी नॉलेज भी लगेगी, ठीक है। तो हम कराएंगे आपका ये सब, बस पढ़ते रहिए मेरे साथ। कीप लर्निंग, कीप रिवाइजिंग, कीप ग्रोइंग। ज़यान सर्स क्लासेस signing off. Peace.